आज हम इन्वेस्टमेंट की उस दुनिया की पड़ताल करने जा रहे हैं जहां मतलब एंट्री फी ही 1 करोड़ रुपए है। ये वो जगह है जहां स्टार्टअप्स को उड़ान भरने के लिए पंख मिलते हैं और जहां अरबों रुपए की बाजी लगती है। हमारे पास कुछ बहुत ही डिटेल स्टडी नोट्स हैं जो हमें इस एक्सक्लूसिव क्लब के दो दरवाजों के पीछे की कहानी बताते हैं। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स यानी एआईएफ और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज यानी पीएमएस। तो आज का मकसद इन जटिल विषयों को आसान बनाना है, ये समझना कि ये क्या है, कैसे काम करते हैं और क्यों ये सिर्फ बड़े इन्वेस्टर्स तक ही सीमित हैं। चलिए देखते हैं कि इस ऊंची दीवारों वाली दुनिया के अंदर आखिर होता क्या है। बिल्कुल। ये दोनों ही हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए निवेश के रास्ते हैं, लेकिन ये एक दूसरे से उतनी ही अलग हैं जितनी एक बस और एक प्राइवेट टैक्सी। आज हम इन सभी पहलुओं पर एक एक करके बात करेंगे और समझेंगे कि ये अंतर क्यों मायने रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले दरवाजे से। ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड या एआईएफ, इसका नाम ऑल्टरनेट क्यों है? मतलब ये किस चीज का विकल्प है? इसे ऑल्टरनेट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये स्टॉक्स, बॉन्ड्स और म्यूचुअल फंड जैसे जो पारंपरिक निवेश के रास्ते हैं उनसे हटकर है। सेबी के 2012 के नियमों के अनुसार एआईएफ भारत में बना एक प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल है। एक मिनट, इसे थोड़ा और सरल शब्दों में समझते हैं। ये प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि एक प्राइवेट क्लब की तरह है। ये आम जनता को निमंत्रण नहीं भेजता। कुछ गिने चुने अमीर निवेशक एक साथ मिलकर अपना पैसा एक जगह इकट्ठा करते हैं, यानी पूल करते हैं, और फिर एक फंड मैनेजर उस पैसे को एक तय स्ट्रैटेजी के हिसाब से निवेश करता है। और इसका कानूनी ढांचा भी काफी फ्लेक्सिबल है। ये एक ट्रस्ट, कंपनी या एलएलपी किसी भी रूप में बनाया जा सकता है। तो फिर ये म्यूचुअल फंड से अलग कैसे हुआ? वहां भी तो हजारों लोग मिलकर पैसा लगाते हैं और एक फंड मैनेजर उसे मैनेज करता है। हाँ, लेकिन यहीं पर सेबी के नियम बहुत साफ हैं। एआईएफ की परिभाषा में साफ तौर पर लिखा है कि इसके दायरे में म्यूचुअल फंड्स और कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स नहीं आते। अच्छा। म्यूचुअल फंड्स आम जनता के लिए हैं। कोई भी 500 रुपए से शुरुआत कर सकता है। एआईएफ एक एक्सक्लूसिव क्लब है। इसके अलावा फैमिली ट्रस्ट्स या एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट जैसी चीजें भी एआईएफ नहीं मानी जाती। ये जानना तो बहुत जरूरी है। और इन नोट्स में एक मजेदार तथ्य भी है कि भारत का पहला एआईएफ एडलवाइस अल्फा फंड 2013 में ही लॉन्च हुआ था। मतलब ये कॉन्सेप्ट भारत में बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। जी हाँ, लगभग एक दशक ही पुराना है और इन 10 सालों में ये बाजार बहुत तेजी से बढ़ा है। इन स्टडी नोट्स में एआईएफ को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। ये सिर्फ नियमों का फर्क है या इनकी सोच और काम करने का तरीका भी अलग है? नहीं, इनकी सोच और मकसद ही इन्हें एक दूसरे से बिल्कुल अलग बनाते हैं। सेबी ने इन्हें 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा है। सबसे पहले है कैटेगरी 1। तो कैटेगरी 1 में स्टार्टअप्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल वेंचर्स जैसी जरूरी चीजें हैं। एक मिनट, सरकार इन्हें इंसेंटिव्स क्यों दे रही है? क्या प्राइवेट मार्केट अपने आप इनमें निवेश नहीं करेगा? ये बहुत अच्छा सवाल है। असल में इन क्षेत्रों में रिस्क बहुत ज्यादा होता है और रिटर्न आने में कई साल लग जाते हैं। एक स्टार्टअप के सफल होने की संभावना बहुत कम होती है और एक हाईवे बनने में 10 साल भी लग सकते हैं। इसलिए ज्यादातर निवेशक ऐसे जोखिम से बचते हैं। तो सरकार टैक्स में छूट जैसे इंसेंटिव्स देकर निवेशकों को प्रोत्साहित करती है ताकि देश में इनोवेशन और विकास के लिए जरूरी पैसा आता रहे। अच्छा, तो इसीलिए कैटेगरी 1 फंड्स को देश बनाने वाले फंड्स भी कह सकते हैं। हाँ, एक तरह से। और शायद इसीलिए इनके नियम भी अलग होंगे। नोट्स में लिखा है कि ये लेवरेज यानी उधार लेकर निवेश नहीं कर सकते। सही कहा। और ये सिर्फ क्लोज्ड एंडेड होते हैं, मतलब पैसा कम से कम 3 साल के लिए लॉक इन हो जाता है। अच्छा। ऐसा इसलिए क्योंकि इन प्रोजेक्ट्स को लंबे समय तक पैसे की जरूरत होती है। एक और दिलचस्प नियम है, ये अपने कुल फंड का 25% तक एक ही कंपनी में लगा सकते हैं। 25%? ये तो बहुत ज्यादा है। आमतौर पर तो डाइवर्सिफिकेशन पर जोर दिया जाता है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ सोच अलग है। सरकार चाहती है कि ये फंड्स स्टार्टअप्स में बड़ा और मीनिंगफुल निवेश करें। एक नई कंपनी को बढ़ने के लिए बड़ी पूंजी की जरूरत होती है। अगर सीमा 10% होती तो ये फंड्स कई छोटी छोटी कंपनियों में पैसा लगाकर अपना रिस्क फैला देते, लेकिन किसी एक को भी वो बड़ी मदद नहीं दे पाते जिसकी उसे सच में जरूरत है। तो ये नियम इनोवेशन को बढ़ावा देने की एक कोशिश है। समझ गई। तो कैटेगरी 1 देश बनाने वाले फंड्स हो गए। अब आते हैं कैटेगरी 2 पर। ये क्या है? अगर कैटेगरी आए देश बनाने वाले फंड्स हैं, तो कैटेगरी 2 को हम मुनाफा बनाने वाले क्लासिक फंड्स कह सकते हैं। इसमें वो फंड्स आते हैं जो कैटेगरी 1 या 3 में नहीं आते। इसके सबसे आम उदाहरण हैं प्राइवेट इक्विटी फंड्स,
जो स्थापित कंपनियों में हिस्सेदारी खरीदते हैं, या रियल एस्टेट फंड्स। तो इन्हें सरकार से कोई खास छूट नहीं मिलती होगी, है ना? नहीं, इन्हें कोई इंसेंटिव्स नहीं मिलते। ये भी कैटेगरी 1 की तरह क्लोज एंडेड होते हैं और लेवरेज का इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ डाइवर्सिफिकेशन के नियम ज्यादा सख्त हैं। ये अपने फंड का 10% से ज्यादा एक ही कंपनी में नहीं लगा सकते। यहाँ मकसद किसी एक कंपनी को खड़ा करना नहीं, बल्कि निवेशकों के लिए स्थिर मुनाफा कमाना है। तो ये ज्यादा ट्रेडिशनल प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जैसा है। और अब आते हैं उस नाम पर जिसे सुनते ही वॉल स्ट्रीट की फिल्में याद आ जाती हैं, कैटेगरी 3 यानी हेज फंड्स। क्या भारत के हेज फंड्स भी उतने ही आक्रामक होते हैं? बिल्कुल। अगर कैटेगरी 1 देश बनाने वाले और कैटेगरी 2 मुनाफा बनाने वाले फंड्स हैं, तो कैटेगरी 3 को हम कह सकते हैं पैसा घुमाने वाले तेज तर्रार फंड्स। इनका मकसद है बाजार की हर छोटी बड़ी हलचल से हर दिशा में बहुत तेजी से मुनाफा कमाना, और इसके लिए ये लेवरेज का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। लेवरेज, इस शब्द को थोड़ा और आसान बनाएंगे, इसका असल में मतलब क्या है? इसे ऐसे समझिए, अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो आप 100 रुपए का ही निवेश कर सकते हैं। लेकिन लेवरेज का मतलब है कि आप 100 रुपए की पूंजी पर 400 रुपए का उधार लेकर कुल 500 रुपए का दांव लगा रहे हैं। अच्छा। अगर बाजार आपकी तरफ गया तो मुनाफा 5 गुना होगा, लेकिन अगर उल्टा पड़ा तो नुकसान भी उतना ही जबरदस्त हो सकता है। ओह! यही वजह है कि हेज फंड्स इतने जोखिम भरे और हाई रिटर्न वाले होते हैं, और ये ओपन एंडेड या क्लोज एंडेड दोनों हो सकते हैं। तो ये तो बहुत ही हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला खेल है। अब ये तो साफ हो गया कि ये आम निवेशकों के लिए नहीं है। तो इस एक्सक्लूसिव क्लब में घुसने के नियम क्या है? इसका नियम काफी सख्त है। सबसे पहली बात, AIF आम जनता के बीच जाकर अपने फंड का प्रचार नहीं कर सकता। ये सिर्फ प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए ही फंड जुटा सकता है, मतलब व्यक्तिगत जान पहचान और नेटवर्क के जरिए। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना पैसा चाहिए इस क्लब का सदस्य बनने के लिए? हर AIF स्कीम का मिनिमम कॉर्पस यानी कुल जमा राशि कम से कम 20 करोड़ होनी चाहिए। 20 करोड़? जी, और एक निवेशक को कम से कम 1 करोड़ का निवेश करना होता है। 1 करोड़? ये तो सच में हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए ही है। मतलब सेबी का मकसद साफ है कि आम निवेशक इससे दूर रहें? बिल्कुल, ये एक तरह से निवेशकों को उनके अपने भले के लिए बचाने का तरीका है। हालांकि अगर निवेशक AIF का ही कोई डायरेक्टर या एम्प्लॉई है तो उसके लिए यह सीमा घटाकर 25 लाख कर दी गई। और सिर्फ निवेशक ही नहीं, सेबी ये भी सुनिश्चित करता है कि फंड चलाने वाले भी इस खेल में अपनी जेब से पैसा लगाएं। इसे स्किन इन द गेम कहते हैं ना? एकदम सही, ताकि मैनेजर भी उतना ही गंभीर रहे जितना निवेशक। कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के मैनेजर या स्पॉन्सर को फंड के कॉर्पस का 2.5% या 5 करोड़ रुपए, जो भी कम हो, निवेश करना होता है। और कैटेगरी 3 के लिए? और हेज फंड्स जैसी ज्यादा जोखिम वाली कैटेगरी 3 में, जहां लेवरेज का इस्तेमाल होता है, ये सीमा 2 गुनी है, कॉर्पस का 5% या 10 करोड़ रुपए, जो भी कम हो। मतलब हर तरफ से बड़े पैसे की ही बात हो रही है। जी हाँ। नोट्स में 2 खास तरह के फंड्स का भी जिक्र है, स्पेशल सिचुएशन फंड्स और एंजल फंड्स। ये क्या है? ये दोनों कैटेगरी IIF के ही उप प्रकार हैं। स्पेशल सिचुएशन फंड्स, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, मुश्किल में फंसी कंपनियों या उनके कर्ज, जिन्हें स्ट्रेस्ड एसेट्स कहते हैं, में निवेश करते हैं। ये दिवालिया हो चुकी कंपनी को खरीदकर उसे फिर से पटरी पर लाने की कोशिश करते हैं। ये बहुत हाई रिस्क काम है, इसलिए इनके नियम और भी सख्त हैं। कितने सख्त? मिनिमम कॉर्पस 100 करोड़ रुपए और मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ रुपए। 10 करोड़? अच्छा। और एंजल फंड्स, ये तो स्टार्टअप से जुड़ा है। तो क्या ये वही फंड्स है जिनके कारण हम आज ज़ोमैटो या ओला जैसी कंपनीज देख रहे हैं? मतलब किसी के ब्रिलियंट आइडिया को हकीकत में बदलने के लिए पहला पैसा यहीं से आता है? बिल्कुल। एंजल फंड्स एंजल इन्वेस्टर्स से पैसा जुटाते हैं और उसे बहुत ही शुरुआती स्टेज के स्टार्टअप्स में लगाते हैं। एंजल इन्वेस्टर उसे कहते हैं जिसके पास कम से कम 2 करोड़ रुपए की नेट टेंजिबल एसेट्स हों। इसमें एक एंजल इन्वेस्टर के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट 25 लाख रुपए का होता है। अच्छा, तो ये AIF के सामान्य 1 करोड़ रुपए के नियम से काफी कम है। हाँ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग नए आइडियाज में निवेश करने के लिए आगे आ सकें। तो AIF की कहानी तो साफ है। ये एक बड़े समूह के साथ मिलकर एक खास मिशन पर जाने जैसा है, चाहे वो मिशन देश बनाना हो या तेजी से पैसा कमाना। लेकिन क्या हो अगर कोई निवेशक समूह के साथ नहीं चलना चाहता, अगर उसे एक ऐसी सर्विस चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ उसके लिए बनी हो, उसकी जरूरतों के हिसाब से? यहीं पर इस कहानी का दूसरा किरदार आता है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज यानी PMS।
AIF जहां एक कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट है, PMS एक बेहद पर्सनलाइज सर्विस है। यहाँ एक पोर्टफोलियो मैनेजर क्लाइंट के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करता है और उसके फंड्स और सिक्योरिटीज को सीधे उसके डीमैट अकाउंट में मैनेज करता है। और ये दो तरह की होती हैं, डिस्क्रेशनरी और नॉन डिस्क्रेशनरी। इनमें क्या फर्क है? इसे एक शेफ के उदाहरण से समझ सकते हैं। डिस्क्रिशनरी PMS में आप शेफ यानी पोर्टफोलियो मैनेजर को अपनी पसंद नापसंद और बजट बता देते हैं और उसे पूरी आज़ादी देते हैं कि वो आपके लिए सबसे अच्छी डिश बनाए। वो खुद सारे फैसले लेता है। और नॉन डिस्क्रेशनरी? नॉन डिस्क्रिशनरी PMS में आप शेफ को सलाहकार की तरह इस्तेमाल करते हैं। वो आपको विकल्प देता है, लेकिन कौन सी सब्जी खरीदनी है और कितना नमक डालना है, इसका आखिरी फैसला और निर्देश आप ही देते हैं। ये तो बहुत अच्छा उदाहरण है। तो PMS के लिए एंट्री फी क्या है? ये AIF से कम है या ज्यादा? ये AIF से कम है। यहाँ क्लाइंट को कम से कम 50 लाख रुपए या इतनी ही कीमत की सिक्योरिटी से शुरुआत करनी होती है। अच्छा, 50 लाख? जी, और जो कंपनी या सर्विस दे रही है यानी पोर्टफोलियो मैनेजर, उसकी अपनी नेटवर्थ कम से कम 5 करोड़ होनी चाहिए। और क्या इसमें AIF की तरह कोई लॉक इन पीरियड होता है? नहीं, PMS में कोई मैंडेटरी लॉक इन पीरियड नहीं होता। क्लाइंट जब चाहे अपना पैसा निकाल सकता है। अच्छा। हाँ, लेकिन अगर आप बहुत जल्दी पैसे निकालते हैं तो एग्रीमेंट के हिसाब से कुछ एग्जिट फीस लग सकती है। इसमें ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। तो अब इन दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं। वो बस और प्राइवेट टैक्सी वाली एनालॉजी अब ज्यादा समझ आ रही है। बिल्कुल, सबसे बड़ा अंतर तो यही है। AIF एक बस की तरह है, जिसमें रूट तय है। हाँ, रूट तय है, मंजिल तय है और सभी यात्री मतलब इन्वेस्टर्स एक साथ सफर कर रहे हैं। जबकि PMS एक प्राइवेट टैक्सी है। जहां आप ड्राइवर यानी मैनेजर को बताते हैं कि कहां जाना है, किस रास्ते से जाना है और कहां रुकना है, सब कुछ अपने हिसाब से। एग्जैक्टली। और न्यूनतम किराया भी अलग है। बस का टिकट यानी AIF 1 करोड़ का है, जबकि टैक्सी PMS 50 लाख में शुरू हो जाती है। सही। और बस का सफर एक तय समय मतलब टेनोर के लिए होता है, जिसके बाद वो रुक जाती है। टैक्सी की सर्विस तब तक चलती है जब तक आप चाहें। और AIF में पैसा पूल होता है। PMS में आपका पैसा आपके अपने डीमैट अकाउंट में रहता है। जी, तो नियंत्रण और पर्सनलाइजेशन का फर्क ही सबसे बड़ा है। ये एनालॉजी तो कमाल की है। इसने दोनों के फर्क को बिल्कुल साफ कर दिया। तो आज हमने AIF और PMS की दुनिया को समझा। AIF एक पूल्ड फंड है, एक कलेक्टिव जर्नी है जो बड़े और संस्थागत निवेशकों के लिए है, और उसकी अलग अलग कैटेगरीज अलग अलग मकसद से काम करती हैं। वहीं PMS एक व्यक्तिगत टेलर मेड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस है, जिसमें निवेश की न्यूनतम सीमा थोड़ी कम है और फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। और अंत में सोचने के लिए एक बात छोड़ते हैं। इन नोट्स में अक्रेडिटेड इन्वेस्टर जैसे नए कॉन्सेप्ट्स और नियमों में ढील का जिक्र है, जिससे शायद ये एक्सक्लूसिव रास्ते भविष्य में कुछ और निवेशकों के लिए खुलें। यहाँ एक जरूरी सवाल उठता है, जैसे जैसे भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी और लोगों की आय बढ़ेगी, क्या ये ऑल्टरनेट निवेश के तरीके ज्यादा मेनस्ट्रीम हो जाएंगे? और अगर ऐसा हुआ तो इसका भारत के आम रिटेल इन्वेस्टर जो आज म्यूचुअल फंड्स और SIPs की दुनिया में जी रहा है, क्या असर पड़ सकता है?